तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो साइंस के कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट है जो ईवीएस में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं यहाँ जल के बारे में। पहले बता दो कि जल का रासायनिक संकेत क्या होता है। मतलब जल का भी रासायनिक संकेत नहीं पता है। H2O होता है, जिसमें अगर पूछ दे कि हाइड्रोजन कितना भाग रहता है और ऑक्सीजन कितना भाग रहता है, एक भाग। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बनता है। जल क्या है? जल एक रंगहीन, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता और यह पारदर्शक है, क्योंकि ये जो जल है उस जल के माध्यम से हम किसी चीज को आसानी से देख पाते हैं। इसीलिए जल जो है एक रंगहीन और पारदर्शक द्रव है। क्या है? पारदर्शक द्रव है। बात समझ में आ गया? या पारदर्शक पदार्थ भी हम लोग कह सकते हैं। फिर है पानी का जो हिमांक होता है। पानी का हिमांक, देखो हिमांक मतलब क्या होता है? हिमांक का मतलब होता है हिम जोड़ अंक। हिमांक का सन्निवेश तो क्या होता है? हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। यानी कि पानी बर्फ जो बनता है वो कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। ये पहले से ही पढ़े होंगे कि बर्फ कितना डिग्री पर? 0 डिग्री पर। और वही क्वथनांक की बात करें अगर, तो ये तो 3-4 बार ये क्वेश्चन आ गया है कि पानी का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वही अगर वाष्पीकरण की बात करें तो वह किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन क्वथनांक से कम होना चाहिए। अब आगे है कि बर्फ का घनत्व। ठीक है, बर्फ का घनत्व जो है जल से कम रहता है, यह जल में तैरता है। कहने का मतलब ये है कि एक गिलास पानी ले लो और एक गिलास पानी में क्या करो, तो एक बर्फ को उसके ऊपर डाल दो, मतलब पानी में डाल दो, तो देखेगी कि बर्फ भारी रहते हुए भी, बर्फ जल मतलब भारी रहते हुए भी जल में तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम रहता है। बर्फ का जो घनत्व रहता है, ऐसे समझो इसको कि जल से, मतलब कि जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है। बर्फ से, क्योंकि बर्फ का कम रहता है तभी तो वो तैरता है, मतलब हल्का है तभी तो तैरता है। इसलिए बर्फ का जो घनत्व है, बर्फ का जो घनत्व है वो जल से कम रहता है, अर्थात बर्फ का घनत्व जो है जल से कम रहता है, अर्थात जल का ज्यादा रहता है। ठीक है, यह जल में इसी वजह से तैरता है। क्लियर है? घनत्व बराबर क्या होता है? फॉर्मूला ये बताओ। द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। अच्छा चलो, पृथ्वी पर कह रहा कि कितना प्रतिशत भाग पर जल है, तो यह 71% भाग पर जल है। पृथ्वी पर कितने भाग पर जल है? तो 71% भाग पर, यानी कि 71% भाग पर जल है। ठीक है, वैसे लोग कहते हैं कि 3 भाग में पानी है और 1 भाग में ही धरती है। तो 3 भाग के हिसाब से अगर देखा गया तो 100% का अगर 3 भाग हम बांटेंगे तो 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, 3 तिया 9 हुआ। 3 तिया 9 मतलब लगभग में 33। 33 को 3 से गुना करेंगे तो 33 तिया 3 तिया 9, 3 तिया 9 तो 99 हो गया। एक चीज गड़बड़ कर दिए, मतलब 4 भाग है ना पृथ्वी का, तो 4 भाग है, मतलब 100 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25। यानी कि ये जो 1 भाग है 25 हुआ, तो 3 भाग कितना हो जाएगा? 25 प्लस 25 प्लस 25 यानी कि 75। यानी कि 75, लगभग 75% भाग पर जल बताया जा रहा है और 25% भाग पर स्थल। तो ये परफेक्ट रूप से अगर देखा जाए तो ये 75 नहीं होकर के यह 71% है जो जल है, बाकी जो है वो भूमि है। बात समझ में आया? तो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 71% है, 71%। तो बात करते हैं हम लोग लवणता पर, और लवणता का मतलब क्या होता है? मतलब नमक की मात्रा को हम लोग लवणता कहते हैं। लेकिन ये नमक की मात्रा, देखो ध्यान दो इस पर, 1000 ग्राम जल में, कितना ग्राम जल में? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को हम लोग लवणता कहते हैं। लवणता किसे कहते हैं? तो 1000 ग्राम जल में, देखो 1000 ग्राम जल है, उसको उबालेगा और उबालने के बाद जो नमक बच गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। जैसे उस दिन क्वेश्चन पढ़े थे ना कि 1000 पुरुष पर स्त्रियों की जनसंख्या को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। वही है, 1000 ग्राम जल में जो नमक उपस्थित होगा, मौजूद होगा, है कि नहीं, तो उसे ही हम लोग लवणता कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब आगे है महासागर की औसत लवणता कितनी होती है। मतलब महासागर की औसत लवणता नहीं, यहाँ पर लिखा था महासागर के जल की। महासागर के जल की जो औसत लवणता होती है वह 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। 35 भाग प्रति 1000 ग्राम।
मतलब 1000 ग्राम में कितना प्रतिशत होता है? तो 35 भाग प्रति 1000। ये जो ऐसे लिखा है ना, इससे अच्छा लिखता 1000, ऐसे लिखता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। मतलब कि 1000 ग्राम में 35 ग्राम जो है ना महासागर के जल में लवणता पाई जाती है। पहले बताओ कि लवणता कितने पर ज्ञात की जाती है? तो 1000 ग्राम पर जो नमक की मात्रा होती है उसको हम लोग लवणता कहते हैं। क्लियर है? अब आगे है इजराइल। इजराइल के मृत सागर, मृत सागर मतलब लवणता जिसमें ज्यादा होता है। हाँ, इजराइल के मृत सागर में 45% भाग प्रति 1000 ग्राम की ग्राम लवणता है। मतलब कि इजराइल का जो मृत सागर है उसमें लवणता और भी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से 45 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पर पाया जाता है। मतलब 1000 ग्राम में 45 ग्राम पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें महासागर के औसत लवणता, तो महासागर में 35 भाग ही पाया जाता है, 35 भाग ही पाया जाता है। ठीक है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम पर। लेकिन इजराइल की अगर बात करें तो वहाँ 45 हो जाएगा 1000 ग्राम पर। क्लियर है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। देखो जल जो है ना अभी कैसे बिकता है? 20 रुपये। तो मान लो कि 20 में 2 रुपया और बढ़ गया, इसलिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और जल नहीं मिलेगा आदमी मारा जाएगा ना, इसलिए याद कर लो कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्लियर है? अब अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है पर्यावरण प से पर्यावरण, तो प से 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और अगला एक क्वेश्चन छूट गया कि जल में फिटकरी घोल देने से, जल में क्या घोल देने से? अगर हम लोग फिटकरी को घोल देंगे तो अवसादन के द्वारा, अब किस विधि के द्वारा? अवसादन के द्वारा जल मतलब पानी जल्द ही क्लीन हो जाता है, मतलब कि साफ हो जाता है। मतलब कि अगर गंदा जल में फिटकरी अगर हम घोल दे तो अवसादन विधि के द्वारा यह शीघ्र ही साफ हो जाता है। देखो कहने का मतलब, इस पर एक कहानी हम सुनाते तुमको आसानी से याद रखेगा। मान के चलो कोई दो व्यक्ति है, वो कहीं जंगल में घूमने के लिए गया या किसी काम से गया, उसको प्यास लग गया। जब प्यास उसको लग गया तो क्या किया, एक ने कहा कि चलो गड्ढे में पानी है उसको ही पी लेते हैं और प्यास बुझा लेते हैं। तो कहा एक ने, दूसरा ने कहा कि भाई ये तो गंदा पानी है, इसको हम लोग कैसे पी सकते हैं? तो फिर दूसरा ने कहा कि देखो मेरे पास फिटकरी है, चलो इसको फिटकरी को हम लोग इसमें घोल देते हैं, घोल के देखते हैं कि इसके बाद पानी कैसा होता है। ऐसा ही किया कि मतलब दोनों दोस्त में से एक दोस्त ने फिटकरी पानी में घोल दिया, और घोलने के बाद उस जो पानी को देखा तो दूसरा व्यक्ति कहता है हाँ अब लगता है कि पानी साफ हो गया। क्या बोलता है? अब लगता है पानी साफ हो गया। इसलिए अब लगता है मतलब अवसादन विधि, अवसादन विधि के द्वारा पानी साफ हो जाएगा। और जब पानी साफ हो जाएगा तो मान लो कि वो व्यक्ति पानी पी लेगा। इसलिए याद कर लो कि जब जल में हम लोग फिटकरी को घोल देते हैं तो पानी साफ हो जाता है। वो किस विधि के द्वारा? अवसादन विधि। समझ में आ गया होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इससे अगला क्वेश्चन है जैव विविधता संकट को दूर करने के लिए। कौन सा संकट है? जैव विविधता संकट। जैव विविधता संकट को दूर करने के लिए प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ कार्यरत है। कहने का मतलब जीवों से संबंधित, जैव विविधता का मतलब होता है कि मतलब पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो जीव है इसलिए इसको कहा गया है विविधता। विविधता मतलब अनेक प्रकार के। तो जैव विविधता में मतलब जितने भी जीव हैं उसमें जो संकट आता है उस संकट को दूर करने के लिए और उसके संरक्षण के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए जो समिति काम कर रही है उस समिति का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संघ। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय संघ, IUCN। इसका फुल फॉर्म पढ़े थे ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो देखो प्रकृति से है ना, मतलब प्राकृतिक रूप से संरक्षण देता है उसका। तो आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, आप बोले तो यूनियन में 4 फार होता है, तो यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बात समझ में आ गया?
तो जैव विविधता के संकट को दूर करने के लिए कौन काम कर रहा है? IUCN, यानी कि हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संघ। क्लियर है? अब आगे चलो, सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं? सभी पीछे हरे क्लास में पौधे पढ़ाए थे, स्वपोषी। सभी हरे पौधे को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं, इसीलिए हम इसको स्वपोषी कहते हैं। और साथ में यह अपना भोजन बनाने के साथ साथ यह दूसरों के लिए भी भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात उत्पादन करते हैं, इसलिए हम उसे उत्पादक भी कहते हैं। तो अगर तुमसे पूछते कि उत्पादक पोषी स्तर के किस स्थान पर आता है, तो क्या बोलोगे? उत्पादक प्राथमिक पोषी स्तर पर आता है, यानी कि पहला पोषी स्तर पर आता है। ठीक है? और दूसरा जो होता है वो शाकाहारी को खाता है, और तीसरा जो होता है वो मांस खाता है। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी। और क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट का मतलब हरित लवक में हरे रंग का एक पदार्थ होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? हरे रंग का एक पदार्थ होता है, जिसे हम लोग वर्णक कहते हैं, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल को हम लोग हिंदी में है ना वर्णक भी कह सकते हैं। तो इससे प्रश्न ये आया कि सभी हरे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी जो होता है उसका रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण से या क्लोरोप्लास्ट के कारण से, बात बराबर है। तो वो जो क्लोरोप्लास्ट के हरे रंग का एक पदार्थ होता है उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं हम लोग मेढक के बारे में। देखो, मेढक अपनी जीभ से अपना भोजन पकड़कर मुख में रखता है। ये लाइन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो मेढक जो है अपना भोजन जीभ से पकड़ करके इसके बाद अपना मुख में रखता है। क्लियर है? अब चलो कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग, ये हम लोग पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कितना वृद्धि करने, नहीं यार, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को वृद्धि करने में कितना प्रतिशत भूमिका निभाता है? तो 1% मात्र बनाते हैं। इसके स्रोत है, आलू पढ़े थे उस वक्त, फल पढ़े थे, अनाज पढ़े थे, शक्करा पढ़े थे, रोटी पढ़े थे और दूध पढ़े थे। इसमें हम ट्रिक बताए थे कि रोटी, दूध और शक्कर एक जगह रखेंगे, इसके बाद आलू, फल और अनाज एक जगह रखेंगे, ये ना बोले थे। चलो, तो समझ में आ गया लाइन?